बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये आखिरी लेक्चर चल रहा है। इसके बाद बस वो एक छोटा सा टॉपिक है शॉर्टेस्ट पाथ का, तो उसके बाद जो है हमारा कोर्स एंड हो जाएगा। और ये बड़ा आसान सा टॉपिक है और बड़ा मज़ेदार किस्म का भी है टॉपिक है, तो इसमें किसी किस्म की बोरियत भी इंशाल्लाह ताला आपको नहीं होगी। और टॉपिक है हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज़ का। अच्छा, स्पैनिंग ट्रीज़ हमने पढ़े थे, और स्पैनिंग ट्रीज़ क्या होते थे जी? एक ऐसा ट्री जो कि ग्राफ से बनता है, और उस ट्री के अंदर ग्राफ के सारी नोड्स जो हैं वो लिंक्ड होती हैं। और ट्री की तो वैसे भी ये कंडीशन है कि ट्री की जितनी भी नोड्स होंगी वो सारी की सारी लिंक्ड होती हैं, और दूसरा ये उनमें साइकिल नहीं होता, ठीक है। और उसकी एक और प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी उसकी ये है कि स्पैनिंग ट्री के अंदर जो नंबर ऑफ एजेस होते हैं नंबर ऑफ वर्टिसेस से एक कम होते हैं, यानी नंबर ऑफ एजेस इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टिसेस -1, ठीक है। अच्छा, ये तो था हमारे पास सिंपल स्पैनिंग ट्री, लेकिन इसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादातर होती है वो होती है वेटेड ग्राफ्स के अंदर, जहाँ पे हर नोड हर एज का कोई ना कोई वेट होता है। मिसाल के तौर पे नेटवर्क्स के अंदर बाज़ लिंक्स ऐसे होते हैं जो बड़े रिलायबल होते हैं और बड़े फास्ट होते हैं, और बाज़ लिंक्स ऐसे होते हैं जो बड़े, कहते हैं ना, लिंक बैठ गया है, बड़ा बैठा हुआ लिंक है, डाटा कभी जा रहा है, बहुत स्लो जा रहा है, ठीक है, तो वो लिंक इतना रिलायबल नहीं है। तो उस लिहाज से हम हर एज को कोई ना कोई वेट असाइन कर देते हैं। वो असल में वेट कह लें या उसको कॉस्ट कह लें, अब उसको कुछ भी कह लें। आपने देखा होगा गूगल के अंदर कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाह रहे होते हैं और आप लोकेशन सेट करते हैं, तो आपकी लोकेशन से लेकर आपकी डेस्टिनेशन तक वो आपको जितने पॉसिबल पाथ्स होते हैं वो बताता है। और उन पाथ्स में हो सकता है एक पाथ यानी डिस्टेंस वाइज कम हो, लेकिन वहाँ टाइम ज़्यादा लगता हो। क्यों? उस रास्ते पे रश है। तो इसका मतलब कि वो दिखने में तो डिस्टेंस वाइज तो उसकी कॉस्ट कम है, लेकिन वहाँ टाइम वाइज, यानी उस रास्ते से अगर आप जाके पहुँचेंगे, उस एज से अगर आप जाएंगे, उस पाथ से, उस रास्ते से अगर आप जाएंगे, तो आपको टाइम वाइज वो कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है। तो ये कॉस्ट जो होता है, या मुख्तलिफ यानी ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपने क्या चीज़ मद्देनज़र रखी हुई है। अगर आपने सिर्फ डिस्टेंस मद्देनज़र रखा है तो ज़ाहिर बात है जिसका डिस्टेंस कम है उसकी कॉस्ट कम है। और आपने ये रखा है कि नहीं, उस रास्ते पे रश कितना है, उस रश की वजह से इसे एक कॉस्ट असाइन करो, ताकि पता चले कि हम कितने टाइम में वहाँ पे पहुँच सकेंगे। तो अब वहाँ पे फिर डिस्टेंस को हम नहीं देखेंगे। तो इसी तरह बज़ाहिर डिस्टेंस वाइज छोटे नज़र आने वाले पाथ्स की या एजेस की कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। और बज़ाहिर हमें एक बड़े डिस्टेंस की जो है वो कॉस्ट बड़ी कम दिख सकती है, ठीक है। जैसे मोटरवेज के ऊपर जो है कोई जंप्स वगैरह और कोई जो है मोड वगैरह नहीं है, तो उसकी कॉस्ट कम होती है हमारी जो लोकल रोड्स हैं विद इन सिटी उनकी निस्बत, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आप 100 किलोमीटर्स पर आवर की जो है स्पीड से आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन शहर के अंदर आपको 50-60 मैनेज करना भी बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस कम होने के बावजूद इसकी कॉस्ट आपको ज़्यादा लगती है और वहाँ पे आपको कॉस्ट कम लगती है, ठीक है। तो सिर्फ डिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को आप जहन में रखिए। अब हमें फ़ायदा क्या होता है ये इस स्पैनिंग ट्री का, कि हम ये देख लेते हैं कि इन सारी नोड्स को अगर मैं ट्रैवर्स करना चाहूँ तो किन किन एजेस के ज़रिए मैं मिनिमम कॉस्ट पे कर सकता हूँ, ठीक है। ताकि मैंने अगर ट्रैवर्स ही करना है इनको, ठीक है, इनको स्पैन ही करना है, तो बजाय ये कि ज़्यादा वक्त लगे, मैं कम से कम वक्त में इन सारे मकामात से हुआ हूँ। अच्छा, इसकी एक प्रैक्टिकल जो है मिसाल ये भी हो सकती है, जैसा कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम भी है कि रूट डिफाइन है, ठीक है, एक पिज़्ज़ा डिलीवरी गाय का या किसी भी सेल्समैन का, कि उसने इन 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 स्पॉट्स के ऊपर शहर में जाके चीज़ें डिलीवर करनी है, मतलब इस जगह को उसने विज़िट करना है, ठीक है, विज़िट या स्पैन कुछ भी आप कह लें। अब वो कहेगा जी मैं इन जगहों को विज़िट तो किसी भी तरतीब से कर सकता हूँ, स्पैनिंग तो मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन क्या कोई ऐसा रास्ता है कि मैं इस तरीके से इनको स्पैन कर सकूँ कि मैं कम से कम वक्त में सारी जगह से हुआ हूँ? तो ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री उसका एक सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। इसको मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री भी कहते हैं और मिनिमम स्पैनिंग ट्री भी कहते हैं, ठीक है। तो द कॉस्ट ऑफ अ स्पैनिंग ट्री ऑफ अ वेटेड अनडायरेक्टेड और मे बी डायरेक्टेड, लेकिन यहाँ हम अनडायरेक्टेड को डिस्कस कर रहे हैं, तो इट इज़ द सम ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑल द एजेस इन द स्पैनिंग ट्री, ठीक है।
द मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। अच्छा, ये मैंने जो कहा ना कि हम यहाँ पे अनडायरेक्टेड को डिस्कस कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि ट्रीज के अंदर ऐसा होता है कि आप जिस तरह पेरेंट से चाइल्ड की तरफ जा सकते हैं, चाइल्ड से पेरेंट की तरफ भी जा सकते हैं, वो एज होना ज़रूरी है। जबकि डायरेक्टेड एजेस के अंदर ये है कि हो सकता है आप को यानी कि वो एक मिनिमम स्पैनिंग ग्राफ हो सकता है, ठीक है, तो वो ट्री हमेशा बनना उसका मुश्किल होता है, यानी ठीक है ना। तो इस वजह से, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि एक नोड से अगर आप वहाँ गए हैं तो उसी रास्ते से आपकी वापसी भी हो सके, तो इसलिए हम यहाँ पे अनडायरेक्टेड ग्राफ्स को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अ मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री इज अ स्पैनिंग ट्री ऑफ लीस्ट कॉस्ट। तो देखें, आप स्पैनिंग ट्री यानी आप कई तरीकों से इन सारी नोड्स को विजिट कर सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ अ ट्री, यानी विदाउट साइकिल्स एंड कनेक्टिंग ऑल द नोड्स। लेकिन उनमें कुछ पाथ्स ऐसे होंगे जिनकी कॉस्ट बड़ी मिनिमम होगी, ठीक है ना, मिनिमल कॉस्ट होगी। तो बहुत से एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है, लिखा हुआ है 3, मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं 2। तो अमूमन 2 ही, ये 2 एल्गोरिथम्स ही ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं और ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और भी एल्गोरिथम्स हैं, सिर्फ ये 2 नहीं हैं, ठीक है, लेकिन हम इन 2 को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक है क्रुस्कल्स एल्गोरिथम और एक है प्रेम्स एल्गोरिथम। तो ये दोनों एल्गोरिथम हमने शुरू में लेक्चर नंबर 1 और 2 के अंदर पढ़ा था कि एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग टेक्निक्स होती हैं। तो उनमें जिस तरह डिवाइड एंड कंकर था, बैक ट्रैकिंग था, और इसके अलावा रिड्यूस एंड कंकर, ट्रांसफॉर्म एंड कंकर, ब्रूट फोर्स। उनमें एक जो टेक्निक थी हमारे पास, वो ग्रीडी अप्रोच भी थी। ग्रीडी अप्रोच में क्या होता है कि आपको ग्रीड होती है, आपको हर स्टेप पे लालच होता है। आप कहते हैं भाई इस वक्त सबसे कम कॉस्ट मेरी कहाँ लगेगी, भाई यहाँ लगेगी तो इधर ही जाता हूँ। अच्छा, हो सकता है आगे चल के यहाँ कॉस्ट ज़्यादा हो जाए, लेकिन बहरहाल ग्रीडी अप्रोच में आप होता क्या कि आप हर स्टेप के ऊपर ये ट्राई करते हैं कि इस स्टेप के ऊपर आगे का पता नहीं है। जाहिर बात, आगे की चीज़ तो हमारी हमें हर चीज़ का विजन तो होता नहीं है। अगर हमने यहाँ से कहीं जाना है तो हमें नहीं पता, अगर आपके पास गूगल मैप ना हो तो आपको नहीं पता कि जी आगे अगली वाली रोड पे कितना रश होगा, ठीक है, इल्ला ये कि आप किसी से फ़ोन करके पूछ लें। तो आप ये कहते हैं कि यार ये देखेंगे अभी जो मेरे सामने 3 रास्ते हैं, इनमें से सबसे आसान रास्ता कौन सा, जिसकी कॉस्ट कम है, तो इधर जाता हूँ। तो उम्मीद है कि आगे भी मुझे इसी तरीके को फॉलो करते करते अगर मैं डेस्टिनेशन तक पहुँचूँगा तो ये सबसे बेहतरीन जो है रास्ता होगा, सबसे यानी इसकी कॉस्ट सबसे कम होगी, ठीक है। तो ग्रीडी अप्रोच के अंदर होता यही है भाई कि आप हर स्टेप के ऊपर ये कंसिडर करते हैं कि इस वक्त मेरी सबसे कम कॉस्ट किस पाथ को, किस एज को फॉलो करने में जाएगी, ठीक है, आगे की आगे देखी जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, और आपकी इंटेंट ये होती है कि उम्मीद है कि एट द एंड भी आपको एक ग्लोबली ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि आपने हर लोकल स्टेप के ऊपर ऑप्टिमलिटी चाहिए है अपनी इस ग्रीड के ज़रिए। अच्छा, ये हो सकता है कि एक ही ग्राफ के कई मिनिमम स्पैनिंग ट्री हों, क्योंकि ये तो हमने पहले बात की है कि ग्राफ के कई स्पैनिंग ट्रीज हो सकते हैं। तो उनमें अगर 2 ऐसे स्पैनिंग ट्रीज हैं जिनकी कॉस्ट सबसे मिनिमम है लेकिन इक्वल है, तो इसका मतलब इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री का यूनिक होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तो ये हो सकता है। अच्छा, ग्रीडी अप्रोच में आपको वैसे बता चुका हूँ, ठीक है, और ये सारी चीज़ें मैं पिछले स्लाइड में डिस्कस कर चुका हूँ, इसको खुद इंग्लिश में पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो ये जो मैंने इधर लिखा है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इन 2 एल्गोरिथम्स को देखते हैं, एक है क्रुस्कल्स का एल्गोरिथम और एक है प्रिम्स का एल्गोरिथम। हम पहले ये बात करते हैं कि जब हम एल्गोरिथम या सूडो कोड को देखते हैं तो हमें दिखने में वो बड़ा ही अजीब सा मुहीब किस्म का, इफरीत किस्म का जो है कोई मॉन्स्टर टाइप चीज़ लगती है, लेकिन जब हम उसको सिमुलेट करते हैं वो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो इस एल्गोस को देख के परेशान ना हुआ करें, जैसा भी कोई एल्गो आपके सामने आए आप उसको सिमुलेट करके पेज के ऊपर रन करके देख लिया करो, किसी भी सैम्पल इनपुट वैल्यू से, ऐसा इनपुट जो वैलिड हो, ठीक है, ताकि आप उसको समझ सको कि इसकी वर्किंग कैसे हो रही है। तो आप देखोगे इंशाल्लाह ताला इसकी वर्किंग आपको समझ में आ जाएगी। तो पहला स्टेप तो यह है कि आपके पास कोई ग्राफ होगा जिसका आपने स्पैनिंग ट्री बनाना है, ठीक है। तो इसमें हम ग्राफ के एजेस को इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर बात है, हमें पता है कि अ ग्राफ कंसिस्ट ऑफ 2 सेट्स। एक होता है हमारे पास उसमें कौन सा सेट, वर्टिसेस का और एक एजेस का। तो ये एजेस का सेट जो है ये हमने यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ एजेस के साथ उनका वेट भी स्टोर होता है क्योंकि ये वेटेड ग्राफ है, ठीक है। तो पहला स्टेप ये होता है हमारे पास कि आपने एक नया ट्री बनाना है। तो वो हर ट्री एक ग्राफ होता है, लेकिन हर ग्राफ ट्री नहीं होता। चूँकि ये ग्राफ है, ये ट्री नहीं है, लेकिन हमें एक ऐसा ग्राफ बनाना है जो ट्री हो। तो हम एक नया ग्राफ डिक्लेयर करेंगे, बनाएंगे, जो फिलहाल एम्प्टी होगा और जिसका नाम हम रखेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री।
ठीक है। अच्छा, आपको इतना पता है कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर होगा क्या, ग्राफ के जितने वर्टिसेस हैं सारे के सारे आएंगे, अल्टीमेटली आएंगे, ठीक है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि, यानी मिनिमम स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन में यह दाखिल है कि सारी की सारी नोड्स को विजिट करना है भाई, ठीक है। तो हम अभी से सारी की सारी नोड्स को इसमें कॉपी कर देते हैं। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री डॉट ऐड वर्टिसेस, तो वर्टिसेस कौन सी ऐड करनी है भाई, ग्राफ की जितनी भी वर्टेक्स सेट है सारे का सारा ऐड कर दो, लिंक्स नहीं है, सिर्फ वर्टिसेस हैं, वो लिंक्स से ही तो ट्री बनेगा, ठीक है। अगला स्टेप इसमें यह है कि ये जो नीचे टेबल आपको नजर आ रहा है एजेस का, यानी ये जो सेट है, ठीक है, इनफैक्ट इट इज अ सेट, तो इसके अंदर आपको करना क्या है, यू हैव टू सॉर्ट इट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है, ये इसका पहला स्टेप है। अब करना क्या है, फॉर ईच एज इन दिस सेट, और आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शुरू करेंगे, तो हम, और जाहिर बात है एक्सट्रीम लेफ्ट पे हमेशा मिनिमम ही होगा, तो इसलिए हमने लिखा है कि फॉर मिनिमम इन दिस सेट, तो मिनिमम हमेशा हमेशा चूंकि हमने सॉर्ट कर लिया तो लेफ्ट वाला ही होगा, ठीक है। तो इन सारे एजेस को हम बारी बारी ये लूप जो है वो रन करेगा, यानी इनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो पहले हम पहले वाले एज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप तो क्या है जी कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर ये एज ऐड कर लो भाई, जो पहले वाला एज है, ठीक है। तो MST डॉट एज UV, यानी जिसको भी रीड कर रहे हैं, यानी CD को रीड किया तो इसको आप ऐड कर लें। तो हमने देखे राइट साइड पे यहाँ देख रहे हैं ऐड हो गया, ठीक है। इसके बाद आपने एक फंक्शन बनाना है जिसके अंदर अगर कोई भी ग्राफ को पास किया जाए तो वो ये बता दे कि इस ग्राफ के अंदर साइकिल्स हैं कि नहीं, ठीक है। तो इफ दिस MST हैज साइकिल्स नाउ आफ्टर एडिंग दिस वन एज, तो रिमूव दिस एज। अगर साइकिल्स नहीं है तो भाई रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ चूँकि साइकिल्स नहीं थे तो ये तो पहला एज था, तो ऑफ कोर्स साइकिल हो नहीं सकते, तो यहाँ पे हमारे पास इसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो इसको हमने ऐड कर लिया, इसका मतलब मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर ये वाला एज तो ऐड हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो अगले फॉर लूप में अगली इटरेशन, तो अगला वाला क्या है जी, CF, हम इसको भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है, वी हैव एडेड इट हियर, ठीक है, इसको हमने ऐड कर लिया। और हम कहते हैं कि अब चेक करो इस MST को, मिनिमम स्पैनिंग ट्री का जो ग्राफ है, कि इसके अंदर साइकिल्स हैं कि नहीं। तो साइकिल्स नहीं थे, ठीक है, कोई साइकिल नहीं है। साइकिल आपको पता है कि साइकिल या लूप किसे कहते हैं, हम पहले पढ़ के आए हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो इसको भी रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगले वाले को देख लीजिए, वो है AB, तो AB को भी ऐड कर लीजिए, हमने ऐड कर लिया यहाँ पे, ठीक है। बहुत आसान सा एल्गोरिथम है, ठीक है ना। अब चेक करें जी साइकिल्स हैं कि नहीं जी, अब भी कोई साइकिल नहीं है, ठीक है जी, वेरी गुड। अगले को देखें E और F, तो E और F को ऐड कर लो, ऐड कर लिया, कोई साइकिल नहीं है फिलहाल, ठीक है, कोई लूपिंग का स्ट्रक्चर नहीं बन रहा कहीं भी इधर, तो इसलिए इसको भी रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगले वाले को चेक कीजिए EG, तो अगर हम EG को ऐड करते हैं, EG को, ठीक है जी, ऐड कर दिया, और हमने देखा यहाँ पे साइकिल नहीं बन रहा कोई, ठीक है, कोई क्लोज्ड फिगर नहीं बन रहा, ये ओपन शेप है, और ट्री हमारे पास ओपन शेप होता है। अगर इसको इस तरह समझ लें, मैथ्स में हम पढ़ते हैं ना, ओपन फिगर देन क्लोज्ड फिगर, तो ये जैसे ही कोई क्लोज्ड फिगर बन जाएगा तो बस ये ट्री नहीं होगा, ठीक है। तो इसको भी रिमूव करने की जरूरत नहीं। अगले वाले को देखें AD को इंक्लूड किया, अब भी ये ओपन फिगर है, क्योंकि ये देखें यहाँ से तो क्लोज है लेकिन इस तरफ से ये ओपन है, ठीक है। तो B और E के दरमियान ये ओपन है, तो और यहाँ पे F और G के दरमियान ओपन है, तो इट इज़ नॉट अ क्लोज्ड फिगर येट स्टिल, ठीक है ना। तो इसको भी रिमूव करने की जरूरत नहीं है। अगले वाले इसको देखें AC, अगर हम AC को इंक्लूड करते हैं, देखें एक बंद शक्ल बन गई, क्लोज फिगर। तो यहाँ देखें लूपिंग, या जिसको हम दूसरे अल्फाज में साइकिल कह रहे हैं, ये हो सकता है अब साइकिल ट्रू है, तो इसका मतलब ये जो एज है ये इनवैलिड एज था, इसको हमें ऐड नहीं करना चाहिए, तो इसको रिमूव कर दो भाई, कर दिया, ठीक है जी। दोबारा तो जो इसको रिमूव किया, इसलिए मैंने इसको जो है ना एज रेड शो किया है, जो ये ऑरेंज में है, ठीक है, ऑरेंज ही समझ लें, पता नहीं इसी तरह का मिलता जुलता कलर है, तो ये एडिड है सारे, ठीक है। अच्छा, अगला हमारे पास क्या था, CE, इसको भी ऐड कर लें। तो CE को जब हमने ऐड किया, देखें दोबारा एक साइकिल सा बन गया, ठीक है, तो इट इज़ नॉट अलाउड, ये हमने गलत ऐड किया, इसको रिमूव कर दीजिए, इनवैलिड एज था, ठीक है। ये अगले को देख लीजिए, असल में हमारा ट्री तो बन चुका है, क्योंकि जब सारे के सारे नोड्स एक दफ़ा आ जाते हैं तो दोबारा किसी चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये इस खास एग्जांपल के अंदर ऐसा हो गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि आखिरी एज शामिल हो रहा होता है, ठीक है,
किसी वजह से। तो आगे चलते हैं। तो उसको रिमूव हमने कर दिया है, तो आगे चलते हैं जी। अगला एच कौन सा है हमारा? बी ई। बी ई को अगर हम शामिल करते हैं अब भी ये क्लोज फिगर बन जाएगी। इट विल बी ए क्लोज फिगर 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। इसमें 6 एजेस होंगे और ये एक क्लोज फिगर बन जाएगी। तो जी इसको भी रिमूव कर दें, ठीक है। लास्ट हमारे पास है डी जी। डी जी को अगर हम करते हैं तो अब भी ये क्लोज फिगर बन जाएगी यहाँ पे। इट्स अ क्लोज फिगर, इट्स अ साइकिल, तो इट शुड बी रिमूव्ड। अब एट द एंड ये एक चक है। इस चक की ज़रूरत क्यों पेश आई कि देखिए, हो सकता है हमारे पास ओरिजिनल जो ग्राफ हो वो कनेक्टेड ग्राफ ही ना हो, यहाँ एक और एज हो एच, और वो हमने जाहिर बात है उसको यहाँ भी शामिल करना है, और वो इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। तो हम एक चक लगाते हैं कि इफ़ edges are one less than vertices here, then it is a valid tree. For example, if there was another edge, say h, तो हमारे पास कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस फार्मूला की रूह से अगर 8 वर्टिसेस हैं तो आपके पास एज 8 - 1 7 एजेस होने चाहिए, और आपके पास हैं कितने? 1 2 3 4 5 6, बिकॉज दैट वाजंट कनेक्टेड। तो इसका मतलब यू विल रिटर्न नल। आप कहेंगे जी यहाँ ट्री नहीं बन सकता, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, लेकिन हमारी सूरत में ट्री बन गया है, हमने कोई काउंटर एग्जांपल कंसिडर नहीं की, तो हम इसको रिटर्न करवा देंगे। दैट विल बी अवर आंसर। और आप देखें मिनिमम स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट क्या है, तो इट इज़ 3 + 4 7 8 9 and 6 15, 1 1 3 3 3 4, इट इज़ 15। इसकी कॉस्ट है 15। 15 से बेहतर आप इनको लिंक करके नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये ऐसा ग्रीडी एल्गोरिथम है जो हमें इंश्योर कर रहा है कि आपका रिजल्ट ठीक होगा। हालांकि ग्रीडी अप्रोच के अंदर ये ज़रूरी नहीं होता कि आपका सोल्यूशन एट द एंड भी ऑप्टिमल रहे, लेकिन इस केस में ये रह रहा है, ठीक है, और ये एल्गोरिथम करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपको ऐसी यानी ग्रीडी अप्रोच फॉलो कर रहा है, लेकिन आपको ये रिजल्ट भी इंश्योर कर रहा है, ठीक है, कि आपका एट द एंड जो रिजल्ट होगा वो भी ऑप्टिमल होगा। तो बहुत आसान सा और सिंपल सा एल्गोरिथम है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। अब यहाँ मैंने इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बात नहीं की, क्योंकि आपको पता है कि ग्राफ या ट्रीज को आप किस किस फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने सिंपली एक एरे टाइप का स्ट्रक्चर लिख दिया है, लेकिन ये चीज़ें हम पहले से डिस्कस कर आए हैं, ठीक है। अभी हमें इसकी सिर्फ वर्किंग को डिस्कस करना। प्रिम्स एल्गोरिथम अगला हमारा एल्गोरिथम है। तो एल्गोरिथम चूँकि ये काफ़ी लंबा था और यहाँ ये कंप्लीट नहीं है, याद रखें, इसकी कुछ स्टेटमेंट बाकी हैं, लेकिन हम पहले इनको एग्जीक्यूट करके दूसरे हिस्से की तरफ बाद में जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, आपको अब एल्गोरिथम की समझ आ गई कि हर लाइन का मकसद क्या है, ठीक है। और शुरू में आपने देखा होगा तो क्या ये पता नहीं अजीब सी बिला है, तो इसको भी देख के आपको लग रहा होगा कि ये बड़ी मुश्किल सी चीज़ है, हालांकि ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। अभी जब हम इसको सिमुलेट करेंगे तो आप देखेंगे ये तो बहुत ईजी चीज़ है, इसमें कोई ऐसी यानी कि चीज़ जो है समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम वही ले लेते हैं, ग्राफ हमारा सेम है, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेप है कि हमें 2 सेट्स लेने हैं, सेट्स, ठीक है। एक सेट तो है हमारे पास ए, और दूसरा हमारे पास सेट है एक टेम्पोरेरी सेट जिसके अंदर हम सारी के सारी वर्टिसेस ओरिजिनल ग्राफ की सेव कर रहे हैं फ्रॉम ए टू जी, तो ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। और इसका मकसद क्या है कि हम हर एक को बारी बारी देखना चाह रहे हैं, और जैसे ही किसी एक वर्टिस को हम देख लेंगे, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे, तो उसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो इसी तरह हम इसको इस एक वर्टिस को लेकर इस टेम्पोररी एरे से उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और उसको रिमूव करते रहेंगे, तो आखिर में हमारे पास ये एम्प्टी सेट बच जाएगा। तो जैसे ही ये एम्प्टी हो जाएगा तो ये वाइल लूप एंड हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा, हमारा ट्री जो है बनने के लिए तैयार होगा, बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको इस्तेमाल किया। अगर हम ओरिजिनल एरे से यानी ओरिजिनल जो हमारे पास सेट है जिसको हमने G.V से डिनोट किया है, उसमें से हम रिमूव करेंगे, तो उससे रिमूव करने का मतलब ये हो जाएगा कि ओरिजिनल ग्राफ से ही नोड्स कम हो रहे हैं, तो वो काम ज़ाहिर बात है मुश्किल है। तो इसलिए हमें मजबूरन ये एक एरे या सेट, कुछ भी आप समझ लें, उसको कंसिडर करना पड़ रहा है। तो आपको ये समझ में आ गई ये क्या चीज़ है। ये जो सेट है ए, एरे कह लें, उसको सेट कह लें फिलहाल, ठीक है। असल में तो ये एज अ सेट हम इसको करेंगे कंसिडर। तो इसके अंदर ये है कि आप जो नया मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है उसकी जितने एजेस होंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्रुस्कल्स एल्गोरिथम के अंदर तो ये था कि आप साथ साथ नया ट्री बना रहे हैं, नया ग्राफ एज अ ट्री बना रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ हम सारे प्रोसेस
प्रोसेस अपना कंप्लीट कर लेंगे पहले, जो आपको फिलहाल जितना एल्गो का हिस्सा दिख रहा है, और हम जितने एजेस ओरिजिनल ग्राफ के अंदर चाहिए होंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर, उनको हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे, और उसके बाद इसी की मदद से हम जो है वो नया ग्राफ यानी मिनिमम स्पैनिंग ट्री उसको हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। अच्छा, प्रिम्स एल्गोरिथम का जो बेसिक थीम है वो ये है कि ये ओरिजिनल वैल्यू के साथ दो चीज़ें और स्टोर करेगा। एक तो होगी उस नोड तक पहुंचने के लिए मिनिमम कॉस्ट, और दूसरा होगा कि उस नोड तक किस नोड से इस मिनिमम कॉस्ट से पहुंचा जा सकता है। तो चूंकि हम बिल्कुल शुरू में खड़े हैं, इनिशियल हमारा स्टेप है, तो हम इस वजह से सारी की सारी नोड्स की कॉस्ट को कंसिडर करेंगे जी वेरी वेरी लार्ज नंबर से इन्फिनिटी। और चूंकि अभी हम ने अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो इनिशियली हम इनको करेंगे कि हम इधर तक चूंकि पहुंचे ही नहीं है, तो हर एक नोड का प्रीवियस है नल। ठीक है, एक तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि यहाँ आप देख रहे हैं आर, हमें प्रिम्स एल्गोरिथम के अंदर किसी ना किसी नोड से तो शुरू करना ही है ना। ठीक है, तो हमने सपोज किया कि ये वाली नोड से हम करते हैं शुरू, तो ये आर। अच्छा, चूंकि यहाँ पे हम नोड्स को कंसिडर कर रहे हैं और उसकी बेस पे एजेस को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और एजेस की कॉस्ट को, मिनिमम कॉस्ट को, उनकी प्रीवियस को जो है कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हमें एक स्टार्टिंग नोड की ज़रूरत पड़ी। क्रुस्कल्स एल्गोरिथम के अंदर यह था कि हम एजेस को देख रहे थे, नोड्स को तो हम देख ही नहीं रहे थे सिरे से, और एजेस में को हमने एक दफ़ा सॉर्ट कर लिया और फिर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रीड करते रहे, यानी जो मिनिमम है उन्हीं एजेस को देखते रहे। तो इसलिए हमें किसी खास नोड से शुरू करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ हमें किसी एक नोड से शुरू करना है, तो वो नोड आप रैंडमली भी कर सकते हैं सेलेक्ट। आप यहाँ लिख सकते हैं कि आर इज़ अ रैंडम नोड, सो आर डॉट कॉस्ट इज इक्वल टू 0, तो ये दैट इज़ नॉट एन इशू। और अगर आप चाहें तो एज एन इनपुट यूज़र उसको प्रोवाइड भी कर सकते हैं, इस नोड से शुरू करो, ठीक है। लेकिन इस सूरत में आपको एक्स्ट्रा चेक भी लगाने पड़ सकते हैं, यदि अगर ये नोड एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो इसको नल रिटर्न कर दो, या जो भी है, बहरहाल तो ये आपकी मर्जी है, इसको आप हैंडल कर सकते हैं। असल जो वर्किंग है हम उसको समझते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया था कि ये जो नीचे नोड्स को हमने इकट्ठा किया टेम्पोरेरीली, ये किस लिए इकट्ठा किया है, तो जब तक ये लिस्ट खाली नहीं हो जाती, ये सेट, ये एरे खाली नहीं होती, हम अपना ऑपरेशंस को परफॉर्म करते रहेंगे, और आप देखिएगा कितने बड़े मज़े से ये मॉन्स्टर सॉल्व हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो while temp is not empty, yes, temp is not empty, तो u is equal to minimum of this temp by cost। तो इन सारी की सारी, अब देखें टेम्प के अंदर अभी सारी नोड्स हैं, तो इन सब में मिनिमम कॉस्ट किसकी है, रूट नोड की, इसीलिए तो हमने उसकी कॉस्ट को बाद में 0 किया, ठीक है, ताकि हम वहीं से शुरू कर सकें। तो u विल बी दैट रूट नोड, क्योंकि हम स्टार्ट रूट नोड से करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमने इस नोड को विजिट कर लिया है, ठीक है, तो इसको अब अगली दफ़ा देखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं इस सेट से, ठीक है। तो हमने इसको रिमूव कर दिया है यहाँ से। अब हम देखते हैं कि इफ़ यू डॉट प्रीवियस इज नॉट इक्वल टू नल, देन यू हैव टू ऐड समथिंग इन ए, लेकिन इनिशियली पहली इटरेशन में ये कंडीशन ट्रू नहीं हो सकती, क्योंकि सबका प्रीवियस जो है वो नल है, तो इस वजह से इसको तो आप छोड़ दें। आगे आ जाइए, फॉर ईच वी इन एडजेसेंट यू, यानी कि यू के जितने भी एडजेसेंट नोड्स हैं उन सब के ऊपर अब ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो यू के कितने एडजेसेंट नोड्स हैं जी, डी, सी और बी, इन सब के ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है कि अगर ये डी, सी और बी टेम्पोररी सेट में मौजूद हैं और इनकी जो अपनी ये जो कॉस्ट है, जिस एज से इन तक पहुंचा जा रहा है, वो कॉस्ट अगर कम है तो आप इस कॉस्ट को अपडेट कर दें। मिसाल के तौर पे इनिशियली हमने कहा था कि सबकी कॉस्ट जो है वो इन्फिनिटी है, क्योंकि हमें पता ही नहीं था हम उस नोड तक किस एज को ट्रैवर्स करके पहुंच सकते हैं, ठीक है, कितनी कॉस्ट लगेगी हमें वहां पहुंचना। हमने कहा जी सपोज ये इन्फिनिटी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, बिकॉज इन्फिनिटी इज अनडिफाइंड। हाँ, रूट नोड की हमें कॉस्ट हमने 0 इसलिए डिफाइन की कि व्हेन आई एम एट रूट, तो मेरा अपने ही आप से डिस्टेंस 0 होगा, तो द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ए इज 0, तो इसलिए चूंकि ए का रूट नोड से डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमने उसको 0 कंसिडर किया, ठीक है। अच्छा, अब हमने कहा कि देखें इसके जितने भी एडजेसेंट नोड्स हैं, इस वक्त 3 है, डी, सी और बी। आप एक काम करो, ये देखो पहला चेक कि ये इस एरे के अंदर है टेम्प वाली,
इस सेट के अंदर, हाँ जी हैं बिल्कुल ठीक है जी, ये बात तो सही होगी। दूसरा ये काम करो कि देखो आप स्टार्ट रूट इस नोड से कर रहे हो ना, तो इससे अगर आप डी तक जाते हो तो कॉस्ट लगती है 4, तो ये वाली कॉस्ट कम है या इनिशियली जो कॉस्ट सेव है वो कम है? नहीं, ये वाली कॉस्ट कम है, तो इसको अपडेट कर दो। पहले हमें पता नहीं था कि हम डी तक कितनी कॉस्ट से पहुंच सकते हैं, अब हमें पता है, तो इसलिए हमने उसको पहले अनडिफाइंड रखा था। अब हमें पता है कि सिर्फ इस एज को जिसकी कॉस्ट 4 है, जिसका वेट 4 है, ट्रैवर्स करके हम डी तक पहुंच सकते हैं, तो आप इसको अपडेट कर दो। तो अब ये इन्फिनिटी के बजाय क्या हो जाएगा 4, और आप कहाँ से पहुंचे हो, आप इस ए से डी तक पहुंचे हो, तो ये जो इसका सेकंड पोर्शन है ये नल के बजाय ए हो जाएगा। अच्छा, यही प्रोसीजर तीनों नोड्स के साथ होगा, तो हमारे पास वैल्यू इनकी इस तरह से अपडेट हो जाएगी कि आप डी तक पहुंच सकते हैं विद द कॉस्ट ऑफ 4 ए से आते हुए, और सी तक पहुंच सकते हैं विद द कॉस्ट ऑफ 5 ए से आते हुए, और बी तक पहुंच सकते हैं विद द कॉस्ट ऑफ 3 ए से आते हुए। तो ये चीज़ें आपने, ये लास्ट स्टेटमेंट इसीलिए, ठीक है, आपने सेव कर ली। ठीक है जी, दोबारा चेक करो जी, टेम्प एम्प्टी है कि नहीं? टेम्प इज नॉट स्टिल एम्प्टी, देयर 6 एलिमेंट्स बी सी डी ई एफ जी, कोई मसला नहीं इनमें। अब देखो पूरी की ये देखो ए को छोड़ के बाकी सब में देखो, क्यों? क्योंकि हमने चेक करना है टेम्प की एरे के अंदर जितने भी वैल्यूज हैं उनमें से सबसे मिनिमम कॉस्ट किसकी है। उसमें ए मौजूद नहीं है क्योंकि ए को हम पहले रिमूव कर चुके हैं। तो देखिए इसकी कॉस्ट इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ओ 4 5 3, तो ए को तो कंसिडर ही नहीं करना, तो 3 की कॉस्ट सबसे कम है। यही हमारे पास यहाँ पे ग्रेडी अप्रोच है कि जिसकी कॉस्ट सबसे कम है हम इनिशियली उसी को कंसिडर कर रहे हैं कि नहीं, इसी को कंसिडर कर लो, इसकी तो सबसे कम अप्रोच है, यानी सबसे कम कॉस्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो हमने कहा जी u इज इक्वल टू नाउ b बिकॉज इट इज द मिनिमम वन इन द करंट सेट। अच्छा, अब चूंकि अब हम b के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम हमें दोबारा से इसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम b को इस टेम्पोररी सेट से रिमूव कर देंगे। अब if u dot previous is not equal to null and we know u dot previous is now a, initially it was null, क्योंकि हम a से होके आए हैं यहाँ पे, तो आपने h को ऐड कर देना है, कौन से u and u dot previous, यानी b to a h को हमने ऐड कर देना। तो अब इसको ba कहें या ab कहें, अनडायरेक्टेड ग्राफ में डजेंट मैटर, तो आपने इसको a के अंदर ऐड कर दिया। तो ये देखें, ये वो एज है जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर, एक एज तो ये आएगा भाई, ठीक है, और एजेस भी होंगे लेकिन एक एज तो ये आएगा। ठीक है, अच्छा, क्रुस्कल एल्गोरिथम के अंदर हमारी ग्रीड क्या थी भाई, जिस एज की कॉस्ट सबसे कम है पहले उसको इंक्लूड करो। इसमें हम ये काम नहीं कर रहे, इसमें भी ग्रीड है लेकिन एक और तरह से, कि हम रूट नोड से शुरू कर रहे हैं, तो ये जिस जगह पहुंच रही है वहां सबसे कम कॉस्ट किसकी लग रही है। तो हमने कहा जी देखें, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 3, तो ये लग रही है जी 3 यहाँ तक पहुंचने में। तो इस वक्त इस एस्पेक्ट से ग्रीड यही है, हमें लालच यही है कि हम सबसे कम कॉस्ट पे ए से कहाँ पे जा सकते हैं, तो जाहिर बात है बी पे जा सकते हैं, तो हमने इसलिए ए बी को इंक्लूड कर लिया। तो ग्रीड दोनों एल्गोरिथम्स में है, दोनों ग्रीडी एल्गोरिथम्स हैं, लेकिन ग्रीड की डायरेक्शन दूसरी है। ग्रीड एक मुख्तलिफ अंदाज है, हर बंदे को लालच एक अलग अलग अंदाज से होता है, ठीक है ना, हर बंदे को एक ही जैसा लालच नहीं दिया जा सकता। अब आपने ये करना है कि यू के एडजेसेंट जितने भी नोड्स हैं उन सबको देखना। तो यू के एडजेसेंट यानी बी के एडजेसेंट दो नोड्स हैं, ए और ई। पहला चेक लगाना है आपने कि ये जो ए और ई हैं, पहले चेक करो इनमें से कि इस टेम्पोररी एरे के अंदर कोई है कि नहीं। टेम्प डॉट सर्च दिस वी, वी मीन्स फर्स्ट टाइम दिस एंड सेकंड दिस, क्योंकि लूप रन हो रहा है तो इसके ऊपर भी और इसके ऊपर दोनों को चेक करेंगे। तो भाई ए तो आउट हो जाएगा, इससे ए आउट इसलिए हो जाएगा कि ए टेम्पोररी सेट के अंदर है नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स होएगी, तो ए के ऊपर तो ये काम नहीं होगा। हाँ, ई के ऊपर ये ऑपरेशन लास्ट वाला परफॉर्म होगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट इन्फिनिटी थी, तो उसको जहाँ से भी आप एक लिंक करेंगे तो वो कोई ऐसा नंबर है जो इन्फिनिटी से तो कम ही है, तो वो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसकी कॉस्ट को क्या कंसिडर कर रहे हैं, चूंकि हम बी से जा रहे हैं तो हम इसकी कॉस्ट को कंसिडर करेंगे 7, और ये चूंकि हम बी से आए हैं तो इसका जो प्रीवियस हो जाएगा बी। सिंपल एज दैट। ठीक है, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं अगली इटरेशन पे। टेम्प इज स्टिल नॉट एम्प्टी, देयर आर 5 एलिमेंट्स सी डी ई एफ जी, सो वी हैव टू मूव फर्दर, वी हैव टू इटरेट इट वंस मोर। ठीक है, तो u इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ सी डी ई एफ जी, तो f और g तो इन्फिनिटी हैं, c d e के अंदर मिनिमम d है, तो u विल बी पॉइंटिंग टू d। तो चूंकि इसको अब हम
पूरा इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे तो हम इसको रिमूव कर रहे हैं, हमने इसको रिमूव कर दिया। प्रीवियस ऑफ u इज नॉट इक्वल टू नल, इसका प्रीवियस नल नहीं है क्योंकि इसका प्रीवियस a है, तो हम इस एज को ऐड कर लेंगे u एंड u डॉट प्रीवियस, तो a टू d हम एज ऐड कर लेंगे और वो हमने यहाँ ऐड कर लिया। अब देखिए d के जितने भी एडजेसेंट थे कहते हैं उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो d के 3 एडजेसेंट थे a c और g, लेकिन हमारी शर्त अगली ये है कि भाई ऐसे इसके उन एडजेसेंट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है जिनका सर्च इस टेम्पोररी एरे के अंदर ट्रू हो जाए, यानी जो इसके अंदर पाए जाएं। तो ए तो इसके अंदर नहीं है, उसको हमने पहले रिमूव कर दिया, तो ए तो निकल जाएगा। बाकी दो को हम देख लेंगे कि दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, कि अगर आप डी से सी की तरफ जा रहे हो तो अब कॉस्ट लग रही है 1 विच इज़ लेस देन, यानी इस एज की यानी u टू v एज, दिस इज u दिस इज v, इसकी जो कॉस्ट है, ये जो वेट है, ये इस v की ओरिजिनल कॉस्ट जो सेव हुई है उससे कम है। ठीक है, तो पहले हमारे पास क्या था कि इस तक पहुंचने का जो मिनिमम इनिशियली क्या था, अनडिफाइंड। तो हम a से c तक पहुंचे, हमने कहा जी अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी से, तो अच्छा है 5, तो ठीक है। तो दूसरा हमने यहाँ कहा कि भाई d से अगर आप c की तरफ जाएं तो सिर्फ 1, यानी ये जो एज है इसकी कॉस्ट सिर्फ 1 है, तो 5 से तो मिनिमम ही है। तो जब 5 से मिनिमम है तो इस वजह से इसको अपडेट कर दो, तो अब ये 5 बन जाएगा 1, और अब ये हम इस a को कर देंगे d, क्योंकि हम d से 1 का एज रीड करके c की तरफ जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा। और इसी तरह इस आखिरी वाले को भी हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, कोई ये तो इन्फिनिटी था, इसने तो अपडेट होना ही होना था। ठीक है जी, ये काम तो हो गया। टेम्प स्टिल नॉट एम्प्टी, 4 एलिमेंट्स पड़े हैं जी टेम्प के अंदर। ठीक है, अच्छा जैसे ही टेम्प एम्प्टी होगा ना हमारा काम पूरा हो जाएगा, तो आसान सा एल्गोरिथम है ये भी। मिनिमम C E F और G में मिनिमम कौन सा है जी, C E F और G। C की जो है इस वक्त कॉस्ट क्या है 1, E की 7, G की 10, F की इन्फिनिटी, तो ऑफ कोर्स C ही हो सकता है। इसको हम रिमूव कर देंगे। इसका प्रीवियस क्या है D, तो D से C तक हम एक एज को ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके एडजेसेंट कितने हैं 4, लेकिन नीचे वाले सेट के अंदर ना A है ना D है, तो वो तो उनकी तो हो गई छुट्टी। अब इनकी कॉस्ट देखेंगे, F की कॉस्ट तो इन्फिनिटी है, वो तो अपडेट हो गई। E की कॉस्ट थी 7, लेकिन C से E तक का एज है 5, जो कि ऑप्टिमल है 7 से, तो इसका मतलब ये भी अपडेट होगा, तो इन दोनों को भी हमने अपडेट कर दिया। ठीक है, अगली दफा अगली इटरेशन। ठीक है, temp is not empty, yes it is not empty, it still contains E, F and G। तो इनमें मिनिमम कौन सा है जी, अब E, F और G के अंदर जी E5, F1, G10, ऑफ कोर्स इट विल बी F। तो इसको अब रिमूव कर दें नीचे वाले सेट से, क्योंकि अब इसके ऊपर तो प्रेशर हमने वैसे भी अभी परफॉर्म कर ही लेना है, तो इसको हम रिमूव कर दें। तो U डॉट प्रीवियस इज नॉट नल, इट इज C, तो वी विल हैड टू ऐड CF और FC, ये एक ही अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर ये मैटर नहीं करता। अब इसके जितने भी एडजेसेंट हैं उनको देखें, C और E। पहली कंडीशन क्या है कि वो टेम्प में हो, तो C तो नहीं है, तो C की तो होगी छुट्टी। E को देख लेंगे, E की कॉस्ट क्या है 5, लेकिन हम F से E तक जा रहे हैं कॉस्ट 3, तो जाहिर बात है इस एज की कॉस्ट यानी W ऑफ U ऑफ V इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ V डॉट कॉस्ट, यानी V की कॉस्ट है, V हमारे पास ये जिसको मैंने इंडिकेट किया हुआ है वाइट बैकग्राउंड से E। ठीक है, ये एडजेसेंट था, तो इसको हम अपडेट कर देंगे। यहाँ हो रहेगा 3 और ये आया F से है, तो ये हो रहेगा F। ठीक है जी, अगेन टेम्प इज नॉट एम्प्टी, E और G मौजूद हैं इसमें। इनमें E और G में मिनिमम कौन सा है जी, G10 E3, ऑफ कोर्स E इज मिनिमम। इसको रिमूव कर दें। इसका प्रीवियस क्या था F, तो E से F तक आप इंक्लूड कर दें। इसके एडजेसेंट सबको देख लें, B, F और G। तो B और F को तो कंसिडर कर नहीं सकते क्योंकि वो टेप में नहीं है। G को आप कंसिडर करेंगे, तो G तक आप पहुंच रहे हैं। एज की कॉस्ट है 3, ओरिजिनल कॉस्ट है 10, तो कम कौन सी है 3। जब ये कम है तो इसका मतलब हम इसको अपडेट करेंगे, तो हमने इसको अपडेट कर दिया। हम चूँकि आए अब कहाँ से हैं, E से, तो हमने इसको D के बजाय E भी कर दिया। ठीक है जी, अगला स्टेप मिनिमम जो जब एक ही रह गया टेम्प के अंदर, तो मिनिमम वही होगा, तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, तो इसको अब हम रिमूव भी कर देंगे। अब देखें टेम्प एम्प्टी हो गया, तो अगली दफ़ा यार इसका मतलब ये हमारा काम कंप्लीट हो रहा है तकरीबन इस दफ़ा। ठीक है, तो U डॉट प्रीवियस इज नल, नो इट इज़ E।
तो G to E आप एज ऐड कर दें, या E G G E इट इज सेम इन अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। फॉर ईच V इन एडजेसेंट U, यानी इस G के जितने भी एडजेसेंट है कौन से हैं, D और E, लेकिन मजे की बात है इनमें कोई भी टेम्प में मौजूद नहीं है, तो आखिरी वाली कंडीशन तो फॉल्स होगी, किसी के लिए भी ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब ये बात तो खत्म हो गई, टेम्प इज एम्प्टी, एल्गो खत्म हो गया, एल्गो का ये पार्ट खत्म हो गया। अभी एक मजीद भी है, ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमने इतना तो रिकॉर्ड कर लिया है कि ये एजेस होंगे जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर आ रहे हैं, लेकिन मिनिमम स्पैनिंग ट्री है किधर, कोई ट्री तो बनाया ही नहीं हमने, कोई ग्राफ तो बनाया ही नहीं एज अ ट्री। तो ये 3 स्टेटमेंट मिसिंग थी, ये 3-4, ठीक है। पहली स्टेटमेंट क्या है कि आप एक नया ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, जिसको आप आखिर में रिटर्न करवाएंगे, और उसके अंदर चूंकि वर्टिसेस तो हमें सारी की सारी चाहिए होती हैं, वर्टिसेस तो सारी की सारी ऐड कर लो, और इसमें वो एजेस ऐड कर लो जो हमने यहाँ रिकॉर्ड किए थे, A to B एज ऐड करो, ठीक है, A to D, D to C, ये सारे एजेस हमने ऐड कर लिए। अच्छा, आखिर में वही चक है, ठीक है जी, इसको मैंने खाम में इंडेंट कर दिया है, इसकी इंडेंटेशन यहाँ पे आनी थी, स्लाइड्स में तो इसको मैं ठीक कर लूँगा, लेकिन वीडियो में आपको ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है, ये एक ही लेवल की चीज़ है। तो आखिर में वही चक है जो हमने क्रूस्कल्स एल्गोरिथम के अंदर किया था, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई डिस्कनेक्टेड पार्ट था रह गया और उसकी वजह से जो है जो हम तो कह रहे हैं कि शायद मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन गया हो लेकिन बना ना हो। तो अगर ऐसा है कि नंबर ऑफ एजेस नंबर ऑफ वर्टिसेस -1 के इक्वल नहीं है, तो आप नल रिटर्न कर दें, जी ये कनेक्टेड ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें साइकिल्स तो हमने बनने नहीं दिए शुरू के अंदर, तो वो साइकिल्स वाला तो मसला ही नहीं है इसमें। और अगर ऐसा नहीं है, जिस तरह इस केस के अंदर ये कंडीशन फॉल्स है, तो हम इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो बड़ा आसान सा देखें एल्गो है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। और अगर कोई इसमें प्रॉब्लम होती है मुझसे पूछ लो दोबारा, ठीक है। अगर मुझसे पूछने में थोड़ी सी आ रहा है तो अव्वल तो ऐसे होना नहीं चाहिए, तो इसको दोबारा से देख लो, स्लाइड्स बड़ी इंटरेक्टिव बनी, हर स्टेप क्लियर है, ठीक है। कहीं अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे फिर बोल दो, देखो आप मुझे नहीं बोलोगे तो आप किसको बोलोगे, मुझसे अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो मुझे आपकी कमियों का, आपकी कमज़ोरियों का अंदाज़ा नहीं होगा, ठीक है। और वैसे भी अब तो सेमेस्टर का एंड है, तो वी आर इन द लास्ट ओवर, तो अब अगर स्कोर नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे, ठीक है। तो बस एक हमारा टॉपिक रह गया, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम एनी सोर्स नोड टू डेस्टिनेशन नोड, और उसमें हम बहुत से एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है, लेकिन हम एक ही बड़ा बेसिक सा सिंपल सा एल्गोरिथम, डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम, उसको डिस्कस करेंगे, तो वो अगली वीडियो के अंदर होगा इंशाल्लाह ताला, और हमारा जो है सिलेबस एंड हो जाएगा अल्लाह ताला के फजल करम से। तो अपना ख्याल रखो बच्चों, एग्ज़ाम करीब है, करीब क्या बल्कि सर पे आ गया, और खूब मेहनत करो, ठीक है ना, दुआएं हमारे साथ हैं इंशाल्लाह आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम।